Good evening students, welcome to Knowledge Nest classes. We are back with another video of our PYQ series where we are solving the previous year questions of physics class for class 10 board examination and आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के वीडियो लेक्चर्स हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप सारे वीडियोस से गो थ्रू हो जाइए, उसके बाद आप PYQs बनाइएगा तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो आज भी हमने 2 ईयर का PYQ लिया है 2023 और 2024। सो लेट्स क्विकली मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। और आप जब भी ये PYQ सीरीज देख रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से कि आप अपने कॉपी पेन साथ में लेके सारे क्वेश्चंस को लिखते हुए सॉल्व करते हुए चलेगा। सिर्फ वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप उसको खुद से लिख के सॉल्व नहीं करिएगा। अभी तो इस वाले चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स नहीं है, बट जिस चैप्टर में न्यूमेरिकल है वो आपको खुद से ही सॉल्व करना होगा, सिर्फ देखने से आप उसको एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाइएगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। The phenomena of light involved in the formation of rainbow. रेनबो फॉर्मेशन मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है आपको। रेनबो फॉर्मेशन में हमने बताया था, रेनबो फॉर्मेशन में हमारा जो व्हाइट लाइट है वो स्प्लिट हो जाता है 7 डिफरेंट कलर्स में, ठीक है। और इस पे जो 3 फेनोमेनन जो कि हमारा इन्वॉल्व है वो है आपका डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, ये जो सन का जो व्हाइट लाइट है, सन का व्हाइट लाइट जब एक रेन ड्रॉप से स्ट्राइक करेगा तो रेन ड्रॉप इट एक्ट्स एज अ प्रिज्म, ठीक है। तो रेन ड्रॉप से सबसे पहले क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मीडियम में चेंज हो जाएगा, पहले एयर में था अब वो वाटर में है, लिक्विड में। सो मीडियम का चेंज होने के कारण जो पहला यहाँ पे फेनोमेनन हो रहा है दैट इज रिफ्रैक्शन। देन ये जो लाइट है व्हाइट लाइट वो स्प्लिट कर जा रहा है इनटू 7 डिफरेंट कलर्स और इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन। एंड देन वो जो इंटरनल सरफेस पे हिट करके जो लाइट अपने अंदर इंटरनली ही रिफ्लेक्ट कर जा रहा है सरफेस में, वो है आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन और फाइनली वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे जो 3 फेनोमेनन इन्वॉल्व है दैट इज रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन वाले, जिसमें बहुत सारे बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आंसर पता होता हुए भी आप लोग नहीं बना पाते हैं। रेड लाइट सिग्नल्स आर यूज्ड टू स्टॉप द व्हीकल्स इन द रोड। हमें पता है कि रेड लाइट सिग्नल जो हम लोग यूज करते हैं हम गाड़ी को स्टॉप करने के लिए, तो पहला वाला असर्शन तो करेक्ट है। इसका रीजन जो दिया हुआ है यहाँ पे, रेड कलर्ड लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट so as to be visible from large distance। देखिए यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, यानी इसका आंसर क्या होगा, असर्शन सही है और रीजन फॉल्स है। तो स्कैटरिंग का अगर आप बात कीजिएगा, स्कैटरिंग क्या होता है, स्कैटरिंग इज द फेनोमेनन जहां पे कि पार्टिकल्स से टकरा के लाइट जो है वो हर तरफ स्कैटर हो जाते हैं, ठीक है, हर तरफ फैल जाना, उसी को हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये पार्टिकल है, लाइट रे जब इस पे पड़ जाएगा, जब लाइट रे इस पे स्ट्राइक करेगा तो ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल लाइट रे को चारों तरफ क्या कर देगा, स्कैटर कर देगा, ठीक है, जिसके कारण कि लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है, ठीक है। ये जो होता है इसी प्रोसेस को हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, जब पार्टिकल से टकरा के चारों तरफ लाइट स्कैटर कर जाता है। अब अगर हम लोग बात करें कि कलर्स जो स्कैटर होते हैं वो हमने विपग्योर हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और इसमें हमने ये भी देखा था जो ये 7 कलर्स ऑफ लाइट है सबका वेवलेंथ अलग अलग होता है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वेवलेंथ क्या हो जाता है, वेवलेंथ इंक्रीज करता है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग स्पेक्ट्रम में आगे बढ़ रहे हैं वेवलेंथ इंक्रीज करता है, यानी सबसे कम वेवलेंथ होता है वायलेट का, ठीक है, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है रेड का। तो जब लाइट स्कैटर होता है वो जो कम वेवलेंथ वाले लाइट है वो ज्यादा स्कैटर करेंगे और जो ज्यादा वेवलेंथ वाले लाइट है वो कम स्कैटर करेगा,
ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए ये जो असर्शन है उसका गलत है। इसीलिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है रेड कलर्ड लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट, ये गलत है। रेड कलर्ड लाइट सबसे कम स्कैटर करता है, इसीलिए हम लोग रेड कलर का लाइट यूज करते हैं डिस्टेंट ये के लिए। अब इसका मैं और थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लीजिए कि अगर रेड कलर का लाइट है आ रहा है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स है, अगर अगर ये चारों तरफ स्कैटर हो जाएगा लाइट सबसे ज्यादा, अगर लाइट पूरा स्कैटर कर गया तो वो आप तक पहुंचते पहुंचते उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। अगर ये लीस्ट स्कैटर कर रहा है तभी ये ज्यादा इंटेंसिटी के साथ दूर तक ट्रैवल कर सकता है। अगर लाइट स्कैटर हो गया, फैल गया है, तो उसका इंटेंसिटी ऑलरेडी कम हो जाएगा लार्जर डिस्टेंस, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स मिलेंगे उसको रास्ते पे, ठीक है। बहुत सारे पार्टिकल्स के साथ अगर वो स्कैटर करता रहेगा तो मैक्सिमम लाइट क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा, ठीक है। अगर रेड लाइट ज्यादा स्कैटर करता तो वो आपको प्रॉपरली दिखाई ही नहीं देता। रेड लाइट सबसे कम स्कैटर करता है, इसीलिए हम लोग रेड लाइट को डेंजर सिग्नल वगैरह में भी यूज करते हैं। Because red colored light is less scattered as it has longer wavelength and visible to longer distance, ठीक है। Now next question है, when we say that a particular person is suffering from hypermetropia, list two causes of this defect, name the type of lens used to correct this defect, ठीक है। ये questions तो हमारे बोर्ड्स में आते रहते हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को एक्सप्लेन करना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, जिसमें पहले आपको बताना है कि व्हेन डू वी से दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। वी से दैट द पर्सन is suffering from hypermetropia if he or she is able to see distant objects but unable to see nearby objects clearly, ठीक है। जब दूर की चीजें क्लियरली दिखाई दे रही है और पास की चीजें देखने में दिक्कत आ रही है, देन वी से दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। इसके कॉजेज, दो कॉजेज है। पहला जो कॉज है, इंक्रीज इन द फोकल लेंथ, इंक्रीज इन फोकल लेंथ, एंड सेकेंड है आपका डिक्रीज इन द साइज ऑफ eyeball, साइज ऑफ eyeball, ठीक है। आई बॉल का साइज जो है वो शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल हो जाता है और फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है, इसी के कारण हाइपरमेट्रोपिया होता है। देन है आपका करेक्शन। इसके करेक्शन के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो है बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। डिटेल में हमने वीडियो बना रखा है, इसीलिए मैंने अभी यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। आप में से किसी को भी अगर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग डिफेक्ट्स इन ह्यूमन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन देख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, move to the next question. Name and explain the phenomenon of light due to which the path of beam of light becomes visible
when it enters a smoke filled room through a small hole. जब एक स्मॉल होल से, ठीक है, लाइट रे आ रहा होता है, तब जो वो लाइट का जो पाथ है वो विजिबल होता है, उसमें वो कौन सा फेनोमेनन होता है, पहले आपको वो फेनोमेनन बताना है. सो वो फेनोमेनन को हम कहते हैं, नेम ऑफ द फेनोमेनन इज टिंडल इफेक्ट. ठीक है. अब टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, देखिए, जब भी रे ऑफ लाइट जो है वो कोलाइडल सोल्यूशन से हम लोग पास करवाते हैं. अब कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सोल्यूशन आपका ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच वाले, यानी पार्टिकल्स जो कोलाइडल सोल्यूशन के होते हैं वो ना ही बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और ना ही बहुत उसका साइज बिगर पार्टिकल का भी नहीं होता कि वो सेटल डाउन हो जाए, ठीक है, और इतना भी स्मॉल नहीं होता कि वो आपको विजिबल ही ना हो. जैसे कि अगर हम लोग वाटर में मिल्क ऐड कर देते हैं या इंक ऐड कर दे या डिटॉल ऐड कर दे, तो वो जो सोल्यूशन बन जाएगा वो आपको कोलाइडल सोल्यूशन होता है. उसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो थ्रू आउट द मीडियम फैले हुए रहते हैं, ठीक है. वही आपका सस्पेंशन में पार्टिकल कुछ टाइम बाद, पार्टिकल के साइज बड़े होने के कारण कुछ टाइम बाद वो सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे. और ट्रू सोल्यूशंस में तो आपको पार्टिकल के साइज दिखाई नहीं देंगे, वो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं. तो जब हम लोग कोलाइडल सोल्यूशन से जब हम लोग रे ऑफ लाइट को पास करवाते हैं, तो लाइट जो होता है वो स्कैटर करता है. अभी मैंने बताया था स्कैटरिंग का फेनोमेना. लाइट स्कैटर कर जाने की वजह से जहाँ जहाँ वो लाइट, जिस पाथ से वो लाइट गुजर रहा है वो पाथ विजिबल हो जाता है. दिस फेनोमेनन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट. सो एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है आपको टिंडल इफेक्ट. तो यहां पे लिखना है द फेनोमेनन in which ray of light scatters when it passes through the colloidal solution, when the ray of light passes through the colloidal solution, making the path visible, is known as Tyndall effect. So it is the phenomenon in which ray of light scatters when it passes through the colloidal solution, making the path visible. ठीक है, I hope colloidal solution clear हो गया होगा. Then also state the dependence of color of light we receive on the size of the particle of the medium through which the beam of light passes. See, scattering of light जो होता है ना, अभी हमने पढ़ा था कि विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में हमने 7 कलर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है. व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स. तो जो सनलाइट है हमारा, सनलाइट हमारा व्हाइट लाइट है. बट कभी आपने देखा होगा कि हमें क्लाउड्स के कलर अलग नजर आते हैं. क्लाउड हमें वाइट नजर आता है, स्काई हमें ब्लू नजर आता है. सन जनरली ऐसे तो जब हमारे ओवर द हेड रहता है वो उस समय वाइट नजर आएगा, और सनराइज और सनसेट के टाइम पे अगर हम बात करें तो वो रेड नजर आता है, ठीक है. ये सारे जितने भी अभी मैंने बताया सबके पीछे एक ही रीजन है, वो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो डिपेंड करता है पार्टिकल के साइज पे. पार्टिकल के साइज पे, यानी अगर जो पार्टिकल से लाइट स्कैटर कर रहा है उसका साइज अगर एक्सट्रीमली स्मॉल है तो वो शॉर्ट वेवलेंथ वाले लाइट को स्कैटर करता है. जैसे हमने पढ़ा है विबग्योर, ठीक है, विबग्योर पढ़ा है. यहाँ पे ये वाले जो ब्लू इंडिगो, वॉयलेट इंडिगो ब्लू वाला जो पोर्शन है ये शॉर्ट वेवलेंथ वाले लाइट है, और यहाँ से जो येलो ऑरेंज रेड वाला जो ये पार्ट है वो लार्जर वेवलेंथ. तो जो पार्टिकल अगर स्मॉल होगा तो वो ये ब्लू स्पेक्ट्रम वाले लाइट को ज्यादा स्कैटर करेगा, और वही पार्टिकल का साइज अगर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो रेड वाले कलर को ज्यादा
आपको स्कैटर करेगा। और अगर पार्टिकल का साइज इस यहाँ जो वेवलेंथ है इनके साइज से अगर ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सारे कलर ऑफ लाइट को इक्वली स्कैटर करता है, जिसके कारण कि हमें क्लाउड्स जो है वो वाइट कलर के नजर आते हैं, क्योंकि सारा लाइट अभी इक्वली ही स्कैटर कर रहा है, कोई कम कोई ज़्यादा नहीं कर रहा है, इसीलिए। सो यहाँ पे जो लाइट स्कैटर कर रहा है वो डिपेंड करता है आपका पार्टिकल के साइज पे। यानी यहाँ पे लिखना था, बताना था आपको कि डिपेंडेंस ऑफ द कलर ऑफ लाइट वी रिसीव ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। यानी smaller particle will scatter light of smaller wavelength, smaller, यहाँ पे मैं लैम्डा लिख रही हूँ, लैम्डा क्या है, स्मॉलर वेवलेंथ, एंड large particle will scatter light of longer wavelength. ठीक है, I hope this concept is clear. Now let's move to the next question. When a beam of white light passes through a region having very fine dust particles, the color of light mainly scattered in the region. Just अभी मैंने पिछले स्लाइड में ही बताया है कि अगर वेरी, यहाँ पे बोला गया है कि पार्टिकल का साइज कैसा है, वेरी फाइन डस्ट पार्टिकल है, तो वो कौन सा कलर को ज्यादा स्कैटर करेगा, रेड, ब्लू, ऑरेंज या येलो। अभी मैंने बोला था वो ब्लू स्पेक्ट्रम वाले लाइट को ज्यादा स्कैटर करता है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू। चलिए देखते हैं इसका आंसर। सी, आंसर है आपका ब्लू, एंड इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ब्लू कलर हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, very small dust particles scatter this wavelength the most, so the color of light appears blue. Next question, a person suffering from presbyopia needs bifocal lens. जो प्रेसबायोपिया होता है, अभी हमने इसमें पढ़ा था कि यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि सीलियरी मसल्स का जो ये होता है वीकनिंग के कारण, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाने के कारण कभी कभी क्या हो जाता है, हमें प्रेस बायोपिया हो जाता है, जहाँ पे चीज पास की चीजें देखने में भी दिक्कत होती है, और एज के साथ क्या हो जाता है, दूर की चीजें भी नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो पर्सन है उसको बाईफोकल लेंस का जरूरत है। और बाईफोकल लेंस क्या होता है, जहाँ पे हमें ऐसा स्पेक्स होगा जिसमें कि कनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस होते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बाईफोकल लेंस है, तो उसमें दो लेंस है, तो पावर भी अलग अलग होगा दोनों लेंस का। तो एक का यहाँ पे दिया हुआ है -4 डायोप्टर और दूसरा का है +2 डायोप्टर। Which one of these two lenses is for the correctness of distant vision? Distant vision जो नहीं दिखाई दे रहा है, यानी मायोपिया का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मायोपिया के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं, अगर आप सभी ने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, मायोपिया इज करेक्टेड यूजिंग कॉनकेव लेंस। ठीक है, मायोपिया को हम लोग करेक्ट करते हैं यूजिंग कॉनकेव लेंस, एंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो यहाँ पे जो लेंस है वो हो जाएगा आपका -4 डायोप्टर वाले लेंस है आपका डिस्टेंट विजन करेक्टनेस के लिए। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा माइनस द लेंस used here is -4 is of power -4 डायोप्टर। ठीक है,
देन नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ फाइंड करना है। सो फोकल लेंथ, पावर आपको पता है, पावर का फॉर्मूला होता है आपका 1/f, अगर f किस में हो, इन मीटर, और यही चीज हो जाता है 100/f जब f को हम लोग सेंटीमीटर में निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 100/4 अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 सॉरी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट डिफाइन द टर्म पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, हमारे आँख का एक एबिलिटी है जिससे कि हम लोग अपने फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि हमें पास की चीज़ें को भी फोकस करनी है, दूर की चीज़ों को भी फोकस करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमारा फोकल लेंथ का इंक्रीज, कभी कभी हमको इंक्रीज करना होगा फोकल लेंथ, कभी कभी हमें डिक्रीज करना होगा। तो वो काम कौन करता है, वो काम करता है हमारा सीलियरी मसल्स। ठीक है, और इसी एबिलिटी को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। सो इसका आंसर हो जाएगा द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई ड्यू टू विच we can change the size of our lens, ब्रैकेट में लिख देंगे फोकल लेंथ, यूजिंग, या तो अभी आगे में इसका आंसर लिखना ही है, इतना लिख सकते हो, the ability of human eye due to which we can change the size of our lens is known as power of accommodation. Accommodation. ठीक है, next, what happens to the image distance in the eye when we increase the distance of an object from eye? अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए ये आई है आपका, ठीक है, यहाँ पे ये आई है, और पहले ऑब्जेक्ट का पहले यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका डिस्टेंस जो है वो बढ़ा रहे हैं। पहले मान लेते हैं कि ये 10 मीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ था। ठीक है, अब हमने इसको इंक्रीज कर दिया है और यहाँ पे 15 मीटर डिस्टेंस कर दिया है। तो अब पूछा जा रहा है कि जो इमेज का डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा। देखिए इसको हम लोग कितना भी बढ़ा दे, आईज का साइज तो हमारा उतना ही है, और इमेज हमेशा यहाँ पे एक स्क्रीन है। ठीक है, यहाँ पे एक स्क्रीन होता है आंखों में जिसपे हमारा इमेज बनता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। तो रेटिना तो यहीं पे है, इमेज हमेशा यहीं बनेगा, तो इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, कहीं से भी लाइट रे आपका आ रहा होगा तो यहाँ से जो भी लाइट रे आ रहा है वो हमेशा यहाँ से फोकस करके बनाएगा इमेज, रेटिना भी, चाहे वो यहाँ से आ रहा हो चाहे वो यहाँ से आएगा, और इमेज बनाएगा आपका रेटिना में ही। ठीक है, सो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस विल रिमेन्स द सेम। तो सेकेंड पार्ट, पहला पार्ट का आंसर ये हो गया, सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा द इमेज डिस्टेंस will remain unaffected या फिर will remain the same.
ठीक है, नेक्स्ट, नेम एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इन दिस केस। अभी मैंने बताया था जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है उसको करने का काम कौन करता है, सीलियरी मसल्स। द पार्ट which is responsible for the power of accommodation is ciliary muscles। ठीक है, जो सीलियरी मसल्स है, सीलियरी मसल्स जो है अगर वो रिलैक्स्ड है तो फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो वो आपका फोकल लेंथ को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, यहीं पे आगे में लिखना है, when the muscles are relaxed, focal length increases and when the muscles contracts, the focal length decreases। ठीक है, ये हमने लिख दिया कि इसमें कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है और उसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि हमारा जब सीलियरी मसल्स रिलैक्स है तो फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट है तो फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगा। चलिए, आई होप this question is also clear now. Next, let's move to the next question. Name the phenomenon of light responsible for Tyndall effect। Tyndall effect के लिए जो phenomenon of light responsible है उसमें हमने बताया है वो क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्योंकि लाइट स्कैटर कर रहा है कोलाइडल पार्टिकल से, इसीलिए ही टिंडल इफेक्ट हो रहा है। सो द phenomenon of light responsible for Tyndall effect is scattering of light. Write an event where this phenomenon can be observed। टिंडल इफेक्ट हम लोग कहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं वो आप लिखिएगा। वैसे खुद से ही आप लोग ट्राई कीजिए इसका आंसर लिखने का। एक मैं बता देती हूँ जो आपकी बुक में दिखा हुआ है, जब कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, जब डेंस फॉरेस्ट से ऐसा फॉरेस्ट ना जो बहुत डेंस है, ठीक है, जहाँ पे प्रॉपरली सनलाइट नहीं पहुँच रही होती है क्योंकि वो बहुत ही घना जंगल है, बहुत सारे पेड़ है उसके कारण, तो जब थोड़ा थोड़ा एरिया से जब सन रेज गुजर रहा होता है, सन रेज जब फॉल करता है ग्राउंड तक, तो वहां से जो लाइट है वो विजिबल हो जाता है, वो भी आपका टिंडल इफेक्ट ही है। और इससे पहले भी मैंने 2 और एग्जाम्पल बताए थे, उसमें से आप कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो ये आप खुद से लिखिएगा कि कौन सा वो इवेंट है जहां पे आप लोग टिंडल इफेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, what would have been the color of the sky if the earth had no atmosphere? Give reason to justify your answer। देखिए, आप इससे पहले एक क्वेश्चन जो आता है कि हमारा जो स्काई है वो ब्लू क्यों नजर आता है हमें। हमारे स्काई, अब देखिए यहाँ पे मैं बनाती हूँ, ये हम अर्थ है, ठीक है, ये हो गया हमारा अर्थ। अर्थ के ऊपर लेयर ऑफ एयर है, ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है,
अभी एटमॉस्फेयर में बहुत सारे क्या है, पार्टिकल्स है, ठीक है। अब यहाँ से जो सनलाइट, ये हो गया सन आपका, सनलाइट जब एटमॉस्फेयर से गुजर रहा है तो इतने सारे पार्टिकल्स के साथ वो क्या करेगा, टकराएगा, और पार्टिकल्स के साथ टकरा के लाइट क्या हो जाएगा, स्कैटर कर जाएगा। चलिए यहाँ पे इस पार्टिकल के साथ टकरा रहा है, लाइट स्कैटर कर रहा है। अब एक चीज देखिए, अभी मैंने बताया था ये जो रेड, देन क्योंकि ये तो वाइट लाइट है, ऑरेंज, येलो, ये सारे जो लाइट है वो लार्जर वेवलेंथ वाले लाइट है, तो ये कम स्कैटर करेगा। और जो ब्लू वाला एरिया है, ब्लू कलर का जो लाइट है वो क्या है, वो देखिए यहाँ पे लाइट जो है वो सारे कलर का लाइट स्कैटर कर रहा है, लेकिन अभी देखिए जो रेड कलर वाला लाइट है वो क्या कर रहा है, सबसे कम स्कैटर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद येलो, उसके बाद जो सबसे ज्यादा स्कैटर कर रहा है वो है आपका ब्लू कलर का लाइट। इसीलिए हमें यहाँ से जो अर्थ हमें अपना दिखाई देता, सॉरी, जो स्काई हमें अपना दिखाई देता है वो ऐसा ब्लू नजर आता है, क्योंकि ब्लू कलर का लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर हो रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे कम वेवलेंथ वाले लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर करते हैं, यानी सबसे कम वेवलेंथ तो वॉयलेट का है ना। अभी हमने यहाँ पे विबग्योर देखा है, विबग्योर में सबसे कम वेवलेंथ तो आपका वॉयलेट का होता है, यानी सबसे ज्यादा तो वॉयलेट स्कैटर करना चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ उसी का है। इसका हमें ब्लू स्काई नजर इसलिए नजर आता है क्योंकि हमारा जो आई है वो हमारे ब्लू कलर के लिए, वॉयलेट के लिए बहुत कम सेंसिटिव है, ठीक है, ब्लू कलर ऑफ लाइट के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसीलिए ब्लू कलर का स्काई हमें नजर आता है। अब ये तो हो गया कि हमें स्काई ब्लू क्यों नजर आता है। नाउ जस्ट इमेजिन यहाँ पे अर्थ है और अब कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, यहाँ पे सन है, ठीक है। सन से जो रे आ रहा होगा वो वाइट लाइट आ रहा होगा, स्ट्रेट। अब क्योंकि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी स्कैटर नहीं कर रहा है, तो ये यहाँ पे ये जो आपको सन है वो तो आपको वाइट कलर का दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और यहाँ से ऐसा दिखाई देगा कि ये वाइट उससे रोशनी स्ट्रेट आपके आंखों में पहुंचेगा, और इसके चारों तरफ वाला जो ये एरिया है, बाकी का ये जो एरिया है वो आपको ब्लैक नजर आएगा, क्योंकि कोई लाइट स्कैटर नहीं कर रहा है। ये एक सिंपल एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक डार्क रूम में जाए और वहां पे टॉर्च लाइट जलाइएगा, तो जैसे ये यहाँ पे अगर मान लीजिए ये यहाँ पे जो आप टॉर्च जला रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो पाथ है आपका, ये तो आपको व्हाइट कलर का ये पाथ नजर आएगा और यहाँ से आता हुआ नजर आएगा, उसके चारों तरफ जो रूम है वो आपको सारा ब्लैक नजर आएगा, ठीक है। ये इसका मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमें कैसा दिखाई देता, स्काई ब्लैक कलर का। गिव रीजन, तो इस पे वही रीजन लिखना है, क्योंकि इफ देयर विल बी नो एटमॉस्फेयर देन देयर विल बी नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सो द, मैं लिख देती हूँ, इफ देयर विल बी नो एटमॉस्फेयर then there will be no scattering of light. Scattering of light, thus the sky will appear black. ठीक है, कोई एटमॉस्फेयर ना होने के कारण कोई स्कैटरिंग नहीं होगा और जो स्काई है वो कैसा नजर आएगा, इट विल अपीयर ब्लैक।
Let's move to the next question. In the following diagram showing dispersion of white light by a glass prism, the color P and Q respectively are. ठीक है, ये है आपका P और ये है Q. ठीक है, तो आपको बताना है P कौन सा कलर है, Q कौन सा कलर है. ये व्हाइट लाइट यहाँ से पास कर रहा है और यहाँ पे और भी कलर्स होंगे बीच में. 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है और इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन. ठीक है, यहाँ पे डिस्पर्जन हो जाएगा, 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा. और आपको अगर याद होगा तो वो 7 डिफरेंट कलर्स कौन से थे, विबग्योर. ठीक है, यानी जो सबसे ज्यादा बेंड हो रहा था वो था आपका वॉयलेट. जो सबसे कम होता है वो होता है रेड. यानी यहाँ पे जो ज्यादा बेंड ये हो गया उसका ओरिजिनल पाथ देखिए, ये ओरिजिनल पाथ हो गया. ये ज्यादा बेंड कर रहा है कौन सा, पी. ज्यादा बेंड करने वाला कौन सा होता है, वॉयलेट. ठीक है, यानी पी हो जाएगा वॉयलेट. और यहाँ पे है रेड, रेड का बेंडिंग कम है, ये क्यू. तो यहाँ पे ये हो जाएगा रेड और ये हो जाएगा वॉयलेट. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पी और क्यू पूछा गया है, पी होगा वॉयलेट और ये होगा रेड. तो आंसर इसका हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी, वॉयलेट एंड रेड. नेक्स्ट क्वेश्चन सी, यहाँ पे दिया हुआ है उसी का एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे when the white light passes through the glass prism, white light split into 7 colors, this phenomenon is called dispersion. और सबसे नीचे में violet होता है और सबसे ऊपर में red होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट रीजंस फॉर मायोपिया. मायोपिया के रीजन यानी मायोपिया क्यों हो रहा है उसका कॉजेज लिखना है. सो causes of myopia, causes of myopia में पहला हो जाएगा excessive curvature of eyelens. हमारा आईलेंस का एक्सेसिव कर्व हो जाना जिससे कि हमारा फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है. और सेकंड इसका रीजन होता है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, यानी आई बॉल का साइज बड़ा हो जाना. इलोंगेशन ऑफ आई बॉल. ठीक है, these are the reason for myopia. With the help of a ray diagram, show the image formation by a myopic eye and correctness of myopia using appropriate lens. तो यहाँ पे आपको दिखाना है with the help of ray diagram कि इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ रे डायग्राम के थ्रू कि इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे. यहाँ पे ये आई हो गया. पहला क्वेश्चन बोला गया है इमेज फॉर्मेशन बाय अ मायोपिक आई. मायोपिया में जब इमेज फॉर्मेशन होता है वो रेटिना से पहले होता है. अगर हम लोग यहाँ से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आ रहा होगा वो लाइट रे कैसा होगा, वो पैरेलल लाइट रेज होगा. ठीक है, पैरेलल लाइट रेज जब लेंस पे ये करेगा तो वो फोकस कर जाता है रेटिना से पहले. ठीक है, तो जहां पे फोकस कर रहा है इमेज का फॉर्मेशन वहां पे हो रहा है, दैट इज बिफोर रेटिना. और यही चीज ये हम लोगों को सेकेंड पार्ट में दिखाना है, उसका करेक्टनेस. करेक्शन ऑफ मायोपिया यूजिंग अप्रोप्रिएट लेंस. तो इसका करेक्शन दिखाना है हमें. अब हम दिखाते हैं, ये हमारा आई लेंस हो गया. ठीक है, अब
यहाँ से अब दूर से जो लाइट रेज आ रहे हैं वो, अच्छा यहाँ पे करेक्टनेस दिखाना है तो हमें, अब हमने क्या किया है कि यहाँ इसको करेक्ट करने के लिए एक कौन सा लेंस लगाते हैं, कनकेव लेंस, ठीक है। अब जो लाइट रेज आएगा, यहाँ से लाइट रे, पैरेलल लाइट रेज आ रहा है डिस्टेंट से, ठीक है। अब वो थोड़ा सा क्या हो गया है, डाइवर्ज हो गया है, ठीक है, क्योंकि कॉनकेव लेंस आर डाइवर्जिंग लेंस। अब जो ये लाइट रेज है वो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, रेटिना में फोकस कर गया है, और अब जो है इमेज फॉर्मेशन आपका रेटिना में हुआ है, ठीक है। तो ये है इमेज फॉर्मेशन ऑफ मायोपिक आई, ठीक है। यहाँ से जो दिखा देना है, यहाँ पे लिख देना है ये क्या है, कनकेव लेंस, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना ये पहला का आंसर है, ये दूसरे का आंसर है, करेक्शन ऑफ मायोपिक आई, ठीक है। ये फिगर आप लोग एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप लोग अच्छे से इस फिगर को ड्रॉ कर सकें। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A person is unable to see clearly a poster fixed on a distant wall. Distant wall मतलब दूर में एक wall है जहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है, तो वो उस इंसान को नहीं दिखाई दे रहा है। He however sees it clearly when standing at a distance of about 2 meter from the wall. यानी जब डिस्टेंट पे था तब वो नहीं दिखाई दे रहा था, अब 2 मीटर अवे जब है तब वो दिखाई दे रहा है। सो पूछा जा रहा है, draw a ray diagram to show the formation of image by his eye lens when he is far away from the wall. अभी जस्ट जो डायग्राम बनाया था वही सेम डायग्राम यहाँ पे बनेगा, क्योंकि दूर की चीजें जब नहीं दिखाई दे रही होती है तो वो पर्सन कौन से डिफेक्ट से सफर कर रहा होता है, मायोपिया से। अभी जस्ट पिछले स्लाइड में हमने जो डायग्राम बनाया था वो वैसा ही डायग्राम आपको यहाँ पे भी बनाना है। अगर दूर का चीज नहीं दिखाई दे रहा मतलब मायोपिया सफर कर रहा है, और वही डायग्राम आपको बनाना है। लिस्ट 2 पॉसिबल रीजन फॉर दिस डिफेक्ट, अभी हमने बताया 2 पॉसिबल रीजन उसका लिख दिया है, एंड ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द करेक्टनेस ऑफ दिस डिफेक्ट, ठीक है। मतलब दोनों क्वेश्चन सेम ही था, बस दोनों का जो है वो स्टेटमेंट अलग तरीके से है, ठीक है। तो मायोपिया अगर डायरेक्ट नहीं पूछा गया हाइपरमेट्रोपिया तो इस तरीके से आप लोगों को पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ये सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो इतने क्वेश्चंस थे हमारे 2023 और 2024 में इस चैप्टर से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आप लोग, हमारे क्रैश कोर्स चल रहे हैं अभी क्लास 10th के लिए, आप में से किसी को भी ज्वाइन करना है ताकि आप लोग अपने बोर्ड्स के प्रिपरेशन को थोड़ा और अच्छे तरीके से फास्ट पेस पे कर सके, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये हमारा एड्रेस है। थैंक यू।